हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023। तो भौतिक विज्ञान में प्रीवियस ईयर में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड का क्या पैटर्न रहता है। तो इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और वापस से उनके पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जो बोर्ड का जो पैटर्न है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो किस तरह से इन क्वेश्चनों की मार्किंग रहती है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन 1 से 10 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में रखे दो आवेशों के मध्य कुछ बल कार्यरत है। यदि पीतल की एक प्लेट को आवेशों के मध्य रखें तो इससे बल का मान क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो अगर कोई प्लेट हम रख देंगे तो बल पहले की तुलना में क्या होगा, F इक्वल टू एफ अपॉन में इप्सिलन आर। अब जो धातु की प्लेट है, पीतल की प्लेट है तो ये धातु की प्लेट है, तो इसके लिए जो इप्सिलन आर है इसका मान होता है इन्फिनेटिव। तो ये 1 अपॉन इन्फिनेटिव होगा। तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कार्बन रजिस्टर से ये क्वेश्चन है। अब कार्बन रजिस्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई कार्बन रजिस्टर दे देगा, उसमें 4 कलर की पट्टियां होती हैं। तो देखिए फर्स्ट पट्टी है येलो, सेकंड है ब्राउन, थर्ड है वॉयलेट और फोर्थ है गोल्ड। तो देखिए हमें पता है कि जो पहली दोनों पट्टियां हैं ये पूर्णांक संख्या को बताती हैं, जो थर्ड पट्टी होती है वो दशमलव गुणांक को और फोर्थ टॉलरेंस को। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो y के संगत पूर्णांक 4 होता है और जो ब्राउन है, ब्राउन के संगत 1 होता है और जो तीसरी पट्टी है वो 10 की घात में लिखी जाती है, तो वॉयलेट के लिए 10 की घात 7 और टॉलरेंस हमारा कितना होता है +5%। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, एक चुंबक एक धातु की खोखली नलिका में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है तो त्वरण क्या होगा। तो देखिए जैसे ही हम खोखली नलिके से एक चुंबक को गिराएंगे तो उसमें क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और ये प्रेरित धारा क्या करेगी, इसके गिरने का विरोध करेगी। इसलिए जो त्वरण है जो जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति एवं चुंबकशीलता में क्या संबंध होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और ये जो हमारे पास रिलेशन होता है ये होता है कि काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो ए वाला ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि म्यू 0 तथा E0 क्रमशः निर्वात की पारगम्यता तथा विद्युतशीलता हो तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होगा। तो देखिए ये फिक्स होता है कि C इक्वल टू √1/√μ0 E0। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। दो तरंगे कला संबंध कहलाती है। तो देखिए कला संबंध के लिए क्या होना चाहिए, क्या आयाम समान होना चाहिए या केवल तरंगदैर्घ्य समान हो तो हो जाएगी, या फिर आयाम व तरंगदैर्घ्य दोनों समान हो तब होगी। तो इसके लिए जो बेस्ट सुटेबल है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो कि कलांतर स्थिर रहना चाहिए और तरंगदैर्घ्य भी हमारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अशुद्धि है। तो देखिए अशुद्धि कौन सी है कि ये जितने भी हमारे पास जो तत्व है, एल्युमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, ये त्रिसंयोजी तत्व है। तो जितने भी ये त्रिसंयोजी तत्व है ये क्या है, हमारी ग्राह्य शुद्धि है। तो इसमें दाता शुद्धि जो पंचसंयोजी तत्व है फॉस्फोरस, तो ये होगा ऑप्शन डी। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत धारा का मान होता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि पूर्ण चक्कर में औसत धारा का मान, माध्य धारा का मान क्या होता है। तो ये कितना होता है, ये 0 होता है। निम्न पदार्थ विखंडन को नियंत्रित करता है। तो देखिए जो भारी पानी है, ग्रेफाइट है, तो ये क्या करता है, ये मंदक का कार्य करता है। और जो कैडमियम
की क्या होती हैं, जो हमारी नाभिकीय भट्टी होती है उसमें कैडमियम की क्या होती है, नियंत्रक छड़ें होती हैं। तो कैडमियम विखंडन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि नाभिकीय भट्टी है उसमें जो विखंडन अनियंत्रित हो रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कैडमियम की छड़ें निकाल देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए वो क्वेश्चन जो भी हमने देखे 1-1 मार्क्स के थे और ये क्वेश्चन भी 1-1 मार्क्स के। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, 0 होता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अच्छा, भंवर धाराएं क्या करती हैं कि कुंडली के दोलन में अवमंदन उत्पन्न करती है, यानी कि उसकी गति में बाधा करती हैं और उसे स्थिर करने का प्रयास करती हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष की प्रेक्षक की आंख पर कितना कोण बनाती है, तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 डिग्री का दर्शन कोण बनता है और द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए 3 डिग्री का दर्शन कोण बनता है। अब ये जो प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र E और विभव के मध्य संबंध व्यक्त करना है। तो देखिए ये क्या होता है कि E वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस नेबला V, या फिर इसे हम बोल देते हैं ग्रेडियंट V। तो अक्सर इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर इस फॉर्म में। और अगर बाय चांस इस फॉर्म में भी पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। अब नेक्स्ट देखिए किसी बिंदु आवेश Q के लिए दूरी r में परिवर्तन के साथ विभव व विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का आरेख बताना है। तो देखिए इसमें ये 2 ग्राफ है हमारे पास। जो फर्स्ट ग्राफ है ये मैं अलग से बना सकता था यहाँ, लेकिन दोनों को मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया कि जो फर्स्ट ग्राफ है वो है V प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन इस तरह से होता है, और विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ यानी कि जो दूरी का वर्ग है उसके साथ क्या परिवर्तन होता है, तो इस तरह से ग्राफ आता है। नेक्स्ट देखिए विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर जो विभव पतन है वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। इसे हम जैसे कि x इक्वल टू क्या बता देते हैं, V/L। अब जैसे तार की एकांक लंबाई पर जो विभव पतन है वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। ब्रूस्टर का नियम क्या है कि ध्रुवण कोण की जो स्पर्श ज्या है उसका मान प्रयुक्त प्रकाश के लिए उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि ये जो μ इक्वल टू 10 IPA जो हमारे पास रिलेशन आता है किसके लिए आता है, ब्रूस्टर के नियम के लिए। पृथ्वी तल के किस स्थान पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो नति या नमन कोण का मान देखिए दो ही मान है इसमें याद रखने के लिए, यही पूछे जाते हैं अक्सर कि ध्रुव पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पे कितना होता है, ये 0 डिग्री होता है। तो यहां तक देखो ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट देखिए एम्पियर मैक्सवेल की समीकरण। अब एम्पियर मैक्सवेल तो ये बंद पथ के लिए दिया जाता है कि जो किसी बंद पथ में जो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन है वो उसमें प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा और μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये ऐसे स्टेटमेंट है, लेकिन ये यहाँ नहीं पूछा है तो ये केवल इक्वेशन है। यहाँ कई बार ये समीशन आई भी लगा देता है कि μ0 समीशन आई, तो ये समीशन आई कुल धारा को व्यक्त कर रहा है। एक सी धारिता के संधारित्र को V विभवांतर से आवेशित किया गया है। यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तो ऊर्जा क्षय की मात्रा होगी कि जैसे ही इसको प्रतिरोध से अटैच कर देंगे तो इसमें क्या होगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो वो एनर्जी का लॉस है वो हम डिनोट कर रहे हैं ½ CV², यानी कि जो विभवांतर है उसका वर्ग और जो धारिता है। चित्र में दर्शाए गए तार्किक द्वार की सत्यमान सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल बनानी है। गेट कौन सा है, ये OR गेट है। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए सबसे पहले कि एंड गेट हो OR गेट हो, हम जैसे कि ये 2 निवेशी हैं जैसे A और B, ये बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। केवल आप ये पैटर्न ध्यान रखिए 0 0 0 1 1 0 और
1 अब इसके बाद देखिए ये गेट कौन सा है, OR गेट, और एक होता है एंड गेट। तो अक्सर स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि OR गेट में ऐड करेंगे या इनका डॉट करेंगे। तो देखिए और गेट, और मीन्स और को ऐसे ध्यान रखें कि और मीन्स A और B, यानी कि ऐड करना है। और एंड हो गया, जैसे कहते हैं ना किसी बात का एंड कर दिया, यानी कि उस पर डॉट लगा दिया। इंग्लिश में जैसे ये फुल स्टॉप होता है ना, डॉट फुल स्टॉप, एंड हो गया। तो इसमें क्या होता है, गुणा होता है, और इसमें ऐड, यानी कि ऐड होगा और में। तो देखिए अब और गेट है, इसमें जो निर्गत है, जो y = a + b, निर्गत हमें तभी प्राप्त होता है जब कोई एक निवेशी उच्च हो। तो देखो इसमें दोनों निवेशी क्या है, निम्न है, 0 0 है। भाई निवेशी निम्न का मतलब क्या है, निवेशी निम्न का मतलब है 0, और निवेशी उच्च का मतलब क्या है, 1। तो जब दोनों निवेशी निम्न है तो निर्गत प्राप्त नहीं होगा, कोई भी एक निवेशी उच्च होगा तो हमें निर्गत प्राप्त होगा। तो हमें निर्गत प्राप्त हो गया, इसमें एक निवेशी उच्च है तो हमें निर्गत प्राप्त होगा, दोनों निवेशी उच्च है तो भी निर्गत प्राप्त होगा। अब इसमें जो हमारा डायग्राम था, इसमें देखिए दोबारा से कि यहाँ क्या लगा रखा है, डॉट, यानी कि ये जो एंड गेट था, और गेट था, और उसके यहाँ बिंदु लगा दिया, तो ये एंड का नॉट गेट हो गया। यानी कि जो भी हमारे लिए आउटपुट आया है उसका हमें क्या करना है, बार करना है। यानी कि अब जैसे इसका एक तरह से इन्वर्स हो गया, जैसे 0 का 1 होगा, 1 का 0 होता है, कि जैसे 0 है इसका बार करें तो 1, और 1 का बार करें तो 0। तो 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट ये आ जाता है। विद्युत धारा एवं गतिशीलता म्यू में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए धारा क्या होती है, NaVd। अब म्यू क्या होता है, Vd/E। एग्जाम में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपवन धारा, चूंकि हम जानते हैं कि अपवन धारा I बराबर क्या होती है, NaVd। आप ये सब बता सकते हैं कि Vd इसमें अपवन वेग है, A अनुप्रस्थ काट है, E इलेक्ट्रॉन है। म्यू क्या होती है, गतिशीलता, ये क्या होती है, Vd/E। एकांक विद्युत क्षेत्र का जो अपवन वेग है वो क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो Vd = μe, तो ये इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, I = NaE μe। नेक्स्ट देखिए, सेल की टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल में अंतर लिखिए। यानी कि इनकी कुल डेफिनेशन इजी सी डेफिनेशन है। खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। और अगर बंद परिपथ है तो उसमें सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। अब दो पतले लेंस है जिनकी क्षमता +5D एवं -3D है, परस्पर संपर्क में रखे हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए दोनों लेंसों की क्षमताएं दे रखी हैं। क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में, +5D और P2 -3D। तो दोनों की जो कुल संयोजन क्षमता निकाल लेते हैं, तो ये होगी दोनों का योग, तो हमारे पास आ जाती है 2D। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है, कि जो इसकी शक्ति होती है इसके व्युत्क्रम के इक्वल होती है, यानी कि 1/P। तो P का मान रख देते हैं तो ये आ जाती है 0.5 मीटर। खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाना है। अब देखिए दो तरह के खगोलीय दूरदर्शी होते हैं, एक अपवर्तक, एक परावर्तक। तो ये है अपवर्तक वाला। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि जो वस्तु के और रहने वाला है, और ये जो आंख के पास रहने वाला है। तो इसमें केवल आपको नामांकित चित्र बनाना था। अब ज़ीनर डायोड में भंजन वोल्टता को समझाइए। कि देखिए सबसे पहली बात कि जो ज़ीनर डायोड है वो किसमें प्रचालित होता है, किसमें संपन्न होता है ज़ीनर डायोड, उत्क्रम बायस में। दो तरह के बायस होते हैं, अग्र बायस और उत्क्रम बायस। तो देखिए उत्क्रम बायस में प्रारंभ में क्या होता है, डायोड में जो धारा के मान में बहुत कम वृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित मान के बाद क्या होता है कि धारा के मान में अचानक से
तेजी आ जाती है, यानी कि अचानक से बढ़ने लग जाती है। अब इस अवस्था को हम कहते हैं एवलांस भंजन, और इस प्रभाव को हम क्या बोल देते हैं? जीनर प्रभाव। अब जिस वोल्टता पर ये प्रभाव देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? जीनर वोल्टेज। अब किसी डायोड के लिए जो भंजन वोल्टता का मान है वो अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। तो आप इतना लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं इसको। भूचुंबकीय अवयव के नाम लिखिए तथा उनमें से किन्हीं दो की परिभाषा दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट, दिक्पात कोण है, नतीय नमन कोण है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। अब किन्हीं भी दो की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, और जनरली जो दिक्पात कोण और नमन कोण है इनकी डेफिनेशन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रही है, तो आप इन्हीं को वरीयता दें। तो देखिए दिक्पात कोण क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर की दो याम्योत्तर होता है ना, चुंबकीय और भौगोलिक याम्योत्तर, तो उनके मध्य बनने वाले न्यून कोण को उस स्थान का क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। और नमन कोण क्या होता है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज की दिशा के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? नतीय नमन कोण कहते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन है, वो एक न्यूमेरिकल है कि संधारित्र C की धारिता की गणना कीजिए यदि A व B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। तो देखिए ये डायग्राम में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस संयोजन में है? तो ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इसको देखते हैं। तो ये C1 और जो C2 है, ये मैंने जैसे C1 C2 नाम दे दिया, ये एग्जाम में आपको केवल ऐसे दे दिया जैसे 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड। C1 और C2 समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता है C इक्विवेलेंट से डिनोट कर, तो क्या होती है? दोनों के योग के बराबर होती है, यानी कि C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगी 20 माइक्रोफैरड। अब यहाँ ये देखिए, ये गलती ना करेगी, A व B के मध्य की संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। ये ओवरऑल इनके और इनकी वो है, ना कि इसकी तुल्य धारिता है ना, तो ये आ गई 20 माइक्रोफैरड। तो अब ये जो हमारा इस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये C3, इसको मैंने नाम दे दिया ऐसे ही, इसकी धारिता कितनी है? 20 माइक्रोफैरड, और ये एक संधारित्र हमारा ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब दोनों संधारित्र किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता क्या होती है? दोनों का गुणा अपॉन में दोनों का जोड़। तो देखिए C3 का मान 20 माइक्रोफैरड और इसका मान कितना है? C अपॉन में C1, ये C3 लिया है तो मैंने C3 प्लस जो भी है इनको हम योग करके लिखना है, दोनों का गुणा और अपॉन में दोनों का जोड़, तो 20 प्लस C। अब ये C इक्विवेलेंट, अब ये जो C इक्विवेलेंट होगी वो पूरे जो A B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता के बराबर होगी, यानी कि कितनी है? 15। तो इसको सोल्व करते हैं तो C इक्वल टू आता है 60 माइक्रोफैरड। विद्युत बल्ब से अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट आपूर्ति एवं 100 वाट शक्ति अंकित है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है? देखो शक्ति किस में मापी जाती है? वोल्ट में। मात्रक से देखिए आप, तो P इक्वल टू 100 वाट, और ये क्या है? VRMS। तो VRMS कितना है? 220 वोल्ट। सबसे पहले कि बल्ब का प्रतिरोध देखिए R क्या होता है हमारा? V स्क्वायर अपॉन में P। तो VRMS की वैल्यू 220 है, तो ये पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है? 484 ओम। स्रोत की शिखर वोल्टता क्या होती है कि देखिए VRMS क्या होता है हमारा? VRMS इक्वल टू होता है V0 अपन में √2। जो ये प्रत्यावर्ती धारा से ये रिलेशन आपने देखा होगा VRMS वाला, वहां जैसे IRMS इक्वल टू I0 अपन में √2 भी होता है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 220, तो 311 वोल्ट हो जाएगा। बल्ब में प्रवाहित धारा क्या होगी? देखिए I क्या होता है? P अपॉन में R, तो हमारे पास सभी वैल्यू है, पुट कर देते तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, तो संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा? तो देखिए दो आवर्ती हैं हमारे पास, न्यून 7.5 मेगाहर्ट्ज। देखिए
मेगाहर्ट्ज़ में कितने होते हैं 10 की घात 6। तो इसे हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं 7.5 गुणा 10 की घात 6 और हर्ट्ज़ एम की जगह एम क्या है मेगा यानी 10 की घात 6। ऐसे न्यू2 12 मेगाहर्ट्ज़ तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की घात 6 के रूप में। तो देखिए लैम्डा क्या होता है c/न्यू होता है, तो c का मान तो फिक्स है, प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की पावर 8, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 40 मीटर आ जाता है। λ2 कितना आता है 25 मीटर, तो तरंग दैर्घ्य का जो बैंड क्या होगा 25 मीटर से 46 मीटर होगा। भंवर धाराओं के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए भंवर धाराओं के कई अनुप्रयोग हैं और प्रेरक भट्टी से रिलेटेड अक्सर जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। तो देखिए प्रेरक भट्टी से भंवर धाराओं का उपयोग, प्रेरक भट्टी में क्या होता है कि कम प्रतिरोध से प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ऊष्मीय प्रभाव से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब जिस धातु को पिघलाना होता है उसे उच्च आवर्ती की परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे इतनी प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं कि धातु क्या जाती है पिघल जाती है। अब धातु को पिघलाने के लिए जो ये व्यवस्था क्या कहलाती है प्रेरक भट्टी या प्रेरण भट्टी। अब इस विधि से अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधि से या फिर किस उपकरण से या फिर किस संयंत्र से अयस्क से धातु की प्राप्ति की जाती है, तो प्रेरक भट्टी से। सेकंड अनुप्रयोग है इसका रुद्धोल धारामापी। देखिए चल कुंडली धारामापी में जब भी धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या करती है कुंडली को विक्षेपित कर देती है और इसको साम्यावस्था में लाने का प्रयास करती है। लेकिन कुंडली को तुरंत साम्यावस्था में लाने के लिए क्या करते हैं हम तांबे की एक फ्रेम पर तार लपेटकर कुंडली बनाते हैं। अब ये कुंडली के घूर्णन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और जो क्या करती है विद्युत अवमंदन के कारण कुंडली को क्या करती है साम्यावस्था में ले आती हैं, उसे स्थिर कर देती है। नेक्स्ट देखिए वास्तविक ट्रांसफॉर्मर से अल्प ऊर्जा क्षय के कोई 2 कारण लिखिए। अक्सर ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है। तो अगर छोटे क्वेश्चन आता है तो हानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए भंवर धाराओं के कारण, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैंने इंक्लूड किया कि ट्रांसफॉर्मर के फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है कि क्रोड से गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा और भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी और जो क्या करेगी लोहे को क्रोड को गर्म कर देगी और लोहे की क्रोड गर्म हो जाएगी तो ये ऊष्मा है वातावरण को त्याग देगा। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर से ऊर्जा की हानि होती है भंवर धाराओं के कारण। एक होती है ऊष्मा के रूप में। देखिए ट्रांसफॉर्मर में क्या होते है कि तांबे के तार की बनी की कुंडलियां होती है, अब जिनका प्रतिरोध तो होगा। अब जब भी ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित होगी तो इन तारों में धारा प्रवाहित होगी। अब इन तारों में ऊष्मीय प्रभाव होता है H=I²RT, जिसके कारण ऊष्मा ट्रांसफार्मर को गर्म कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसीलिए क्योंकि इसमें तांबे के तार होते हैं और ये ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है। इस ऊष्मा हानि को हम क्या कहते हैं ताम्रिक हानि भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत का कथन दीजिए और इस मशीन के 2 उपयोग लिखिए। देखिए साइक्लोट्रॉन के द्वारा भारी धनावेशित आयनों को उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जाता है और इसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं परस्पर लंबवत कार्य करते हैं। अब ये जो साइक्लोट्रॉन है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो साइक्लोट्रॉन है इसका उपयोग हम करते हैं कि कम ऊर्जा वाले धनावेशित कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण को उच्च ऊर्जा से त्वरित करने में या फिर नाभिकीय अभिक्रियाओं रेडियो एक्टिवता में। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन तक तो 1/1.5 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने देखे 4th से लेके 15 तक, तो ये 11 के करीबन जो क्वेश्चन थे 1.5 नंबर के क्वेश्चन थे। अब सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए सेक्शन सी में क्या क्वेश्चन है कि द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए।
यानी कि देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा 1 नंबर की है और जो ये प्रूव है ये 2 नंबर का है। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश q एवं आवेश के बीच की दूरी 2a का गुणनफल, ये क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी कि P = Q × 2a। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। अब आप ये बताना चाहें डेफिनेशन में तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है 1 नंबर में। और ये बता सकते हैं इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। देखो ये मैंने डिनोट भी कर रखा है, इतना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए इसके अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण में 2 आवेश होते हैं, प्रकृति में परस्पर विपरीत होते हैं, यानी कि एक -1 एक +q है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इनकी आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। तो यहाँ बीच सेंटर में एक बिंदु ले लेते हैं O। तो अगर ये दूरी क्या होगी? a होगी, क्योंकि बीच में पॉइंट लिया हमने, तो ये भी क्या होगी? a होगी। अब इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित हम एक बिंदु ले लेते हैं P। आप इसकी जो लैंग्वेज है वो लिख सकते हैं एग्जाम में। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैसे E बराबर होता है kq/r²। तो देखिए kq, अब -q आवेश के कारण, तो यहाँ देखो आवेश का जो माइनस है प्लस है वो उसका रोल यहाँ नहीं है, केवल डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो q/r²। तो ये देखिए दूरी जो -q आवेश की बिंदु P से दूरी लिखनी है हमें। तो देखिए -q आवेश ये रहा और बिंदु P ये रहा, यानी कि a + r। तो a + r का स्क्वायर। दिशा किधर से किधर होगी? दिशा होगी P से a की ओर, क्योंकि -q आवेश किधर है? देखो ये रहा इधर, तो P से a की ओर। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E + q = kq/, में अब देखिए जो +q आवेश का है हमारा ये रहा, तो ये दूरी कितनी है? r, और हमें ये दूरी बतानी है, तो r में से a को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो kq/, में r - a का होल स्क्वायर। दिशा किधर से किधर होगी? तो देखिए दिशा होगी इसकी b से p की ओर, ये मैंने डिनोट कर रखा है +q के लिए। नेक्स्ट देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो E बराबर होगा E + q - EQ। दिशा होगी B से P की ओर, यानी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो E बराबर kq/, में r - a का स्क्वायर माइनस kq r + a का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं तो kq और ये जैसे मैंने कॉमन ले लिया, इसके बाद ये इस तरह से हमारा आगे इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है E = kq 4ar/r² - a का होल स्क्वायर। अब देखिए जो 4ar है इसे हम लिख सकते हैं कैसा कि q तो ये बाहर है, इसको हम 2a × 2r लिख सकते हैं। तो 2a × 2r लिख दिया। अब 2a है, इसको हम q के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि q × 2a क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इससे हमें क्या बना? k हमारे पास चल रहा था, ये 2 है, मैंने यहाँ लिख लिया 2, और यह kp और ये × r, और नीचे वाला पद ऐसे कैसे। अब देखिए जो r है वो 2a की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि r दूरी पर स्थित हमने कोई बिंदु लिया था P, तो द्विध्रुव आघूर्ण से बहुत ज़्यादा दूरी पे था, तो 2a भी क्या होगा? वेरी लेस देन होगा। तो r² की तुलना में a² को क्या मान सकते हैं? हम नगण्य मान सकते हैं। तो अगर ये इस पद को नगण्य मान लें तो जो स्क्वायर होगा किसका होगा? इसी का होगा, यानी कि r4 × r। r से r कैंसिल कर देंगे तो r3। तो E बराबर 2kp/, r3। तो जो विद्युत क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया? दूरी की घन के व्युत्क्रमानुपाती। ये रिलेशन आ जाता है यहाँ से। और सदिश रूप में लिखें, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण के लिए विद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 17 है एक प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल और आपतन कोण आई के मध्य परिवर्तन का ग्राफ खींचिए। तो न्यूनतम विचलन अपवर्तनांक प्रिज्म में संबंध व्यक्त कीजिए। तो देखिए अब ये जो 1 मार्क्स का तो आपको ये पूछ लेते हैं अक्सर कि जो विचलन कोण और आपतन कोण के लिए ग्राफ खींचिए। तो देखिए इस तरह से होता है, ये न्यूनतम विचलन के लिए डेल और ये आपतन कोण, इस तरह से ग्राफ आता है हमारे पास।
अब देखिए इसके लिए प्रूव करने के लिए हम एक लेते हैं, एक प्रिज्म है, आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि एक प्रिज्म है जिसमें आपतित किरण P है और निर्गत किरण S है, और जब ये प्रिज्म के इस बिंदु पे आपतित होती है उसके बाद ये मैंने बाद में अलग से इसमें हम बनाएंगे, ये जो चतुर्भुज है ये अलग से निर्माण करेंगे कि ये जो चतुर्भुज है ये इस तरह से होता है कि जो हमारी ये जो है ना ये एंगल ये 90 डिग्री होता है, ऐसे ये एंगल 90 डिग्री होता है, और ये विचलन कोण है ये भी हम अलग से इसमें दर्शाते हैं कि जैसे डेल। तो देखिए त्रिभुज QUR में, अब कहाँ है हमारा त्रिभुज QUR, तो देखिए त्रिभुज QUR कहाँ है हमारा, QUR, ये है QUR। तो इसमें देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो R1 प्लस R2 प्लस ये QUR क्या होगा 180। अब चतुर्भुज AQUR कहाँ है, चतुर्भुज AQUR, AQUR ये है चतुर्भुज AQUR। तो इसमें देखिए ये कोण हमने इस तरह से ये रचना की है इसकी, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो कोण A ये वाला AQU ये पूरा कोण प्लस ARU ये वाला और QUR ये वाला कोण, इनका मान कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब चूंकि अभी हमने देखा था कि जो त्रिभुज हैं उनका मान कितना था, ये रहा, तो कोण A प्लस कोण QUR इक्वल टू 180। तो समीकरण 1 और 2 से हम ये अगर ये मान 180 के इक्वल होता है तो इसमें हम रिलेशन ये बना सकते हैं कि R1 प्लस R2 कोण QUR इक्वल टू कोण A प्लस QUR, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कोण A, इक्वेशन 3 आ जाती है। अब जब देखिए जो त्रिभुज TQR है उसमें VTR बहिष्कोण है, तो देखिए ये का त्रिभुज कौन सा हमारा TQR, ये त्रिभुज TQR है, इसमें ये जो हमारा कोण है ये वाला कोण ये क्या है बहिष्ठ कोण है TVR। तो जो त्रिभुज का बहिष्कोण है उसके जो दो अंदर के वाले कोण हैं उनके योग के बराबर होगा, ये लिख सकते हैं हम। और ये जो TQR है, TQR है, ये TQR है हमारा, तो ये ओवरऑल हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, TQR को देखिए कहाँ है हमारा TQR, हाँ ये रहा हमारा TQR, ये होगा TQU माइनस R1 प्लस कोण TRU माइनस R2, तो डेल इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I1 माइनस R2, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन से लास्ट इक्वेशन से देखा था कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है A, तो I1 प्लस I2 माइनस A, इक्वेशन 4 आ जाती है। अब देख लीजिए जो विचलन कोण है वो आपतन कोण के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण घटेगा। अब आपतन कोण का एक निश्चित मान है जिस पर जो विचलन कोण हमारा क्या कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण DM कहलाता है, यानी कि जो न्यूनतम विचलन है उसको हम DM से व्यक्त कर रहे हैं। यदि इसके लिए हम लेते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I मान लेते हैं और R1 इक्वल टू R2 हो तो इसे R के इक्वल मान लेते हैं, तो ये 2R इक्वल टू A हो जाएगा, तो R इक्वल टू A/2 होगा। ऐसे ही जो R इक्वल टू A/2 होगा तो DM इक्वल टू होगा 2I माइनस 1, इक्वेशन हमारी 4 आ जाती है। I इक्वल टू A प्लस DM/2 होगा। अब देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I अपन में साइन R। अब यदि थीटा का मान अल्प है तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, थीटा के, तो इसीलिए हम यहाँ से जो अपवर्तनांक है n इक्वल टू I अपन में R ले सकते हैं, तो I का मान हमारे पास ये रहा, R का मान ये रहा, ये पुट करते हैं तो n इक्वल टू A प्लस DM अपन में A। अब इसको हम वज्र गुणा कर लेते तो n इक्वल टू A प्लस DM,
तो ये dm इक्वल टू a n माइनस 1। तो ये हमारा रिलेशन आ गया जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तनांक इनमें संबंध। देखिए 18 क्वेश्चन है। बोर परमाणु मॉडल की कोई एक परिकल्पना लिखिए और इलेक्ट्रॉन के स्थायी कक्ष के लिए त्रिज्या एवं वेग के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है इसमें। तो देखिए नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/Rn नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल -kz²/Rn² से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ तक आपको 1 नंबर मिलेगा इसमें। फिर अब ये प्रूव है, उसमें 3 नंबर मिले कि nv कक्षा की त्रिज्या कितनी है। तो प्रथम परिकल्पना क्या कहती है कि mv²/r इक्वल टू होता है kz²/r²। तो देखिए यहाँ से r से r कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा mv² इक्वल टू kz²/Rn, इक्वेशन 1। द्वितीय परिकल्पना से कि किसी जो कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, या H/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो वो इक्वेशन 2 होती है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ से समीकरण 2 से हम जो Vn का मान है समीकरण 1 में यदि रखते हैं तो यहाँ से m.n² h² 4π² m².r² इक्वल टू kz²/Rn। अब यहाँ से हम अगर Rn की वैल्यू निकालें तो देखिए ये r से ये r कैंसिल हो गया, तो ये r इधर आ गया और ये जो kz² है इसके अपॉन में आ गया। तो यहाँ से देखिए n² h² 4π² mz² इंटू 4πe0। अब देखिए जो k था, k को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πe0, तो 1/4πe0। तो Rn इक्वल टू e0 h²/π m e²/n²/z। अब किसी परमाणु के लिए देखो ये मान है, ये क्या रहता है नियत रहता है। तो Rn समानुपाती होता है n² z के, यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए निकालें तो z इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और ये तो हमारा जो नियतांक था अभी जो मैंने बताया था ये नियतांक था। तो Rn समानुपाती क्या उसका हो गया n² के। इतना यदि आप बताना चाहे इसमें बता सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो आप केवल यहाँ तक लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो R1 R2 R3 में अनुपात आ जाएगा कि n का मान प्रथम कक्षा के लिए n1, दूसरी के लिए 2 और तीसरी के लिए 3। तो ये R1 R2 R3 के मान आ जाएंगे। प्रथम कक्षा के लिए n इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए ये हमारा जो रिलेशन था ε0 h² पाई me², ये आता है 5.29 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए ये ऐसा रिलेशन आता है प्रथम कक्षा के लिए कि Rn इक्वल टू n² R1। आगे की त्रिज्याओं के लिए भी इसी तरह से रिलेशन आएगा कि Rn इक्वल टू n² और R जो पिछली कक्षा की त्रिज्या है उसका गुणनफल के बराबर होगी। n कक्षा में वेग निकालना है। देखिए प्रथम परिकल्पना हम जानते हैं ये, ऐसे द्वितीय परिकल्पना ये वाली है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं तो Vn का मान आता है हमारे पास, ये आता है 2πz²/4π∈ तो Vn का मान आ जाता है z²/2e0 h इंटू n। अब जो ये वाला हिस्सा है हमारा e0, ये e²/2 ε0 इंटू h, ये वाला हिस्सा क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये Vn समानुपाती z/n। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है z इक्वल टू 1, यानी कि जो Vn है वो 1/n के समानुपाती होता है। तो देखिए कि n इक्वल टू 1 के लिए निकालें तो 1 और इसमें ये 1 पुट करें तो e²/2e0 h इक्वल टू Vn इक्वल टू V1/n, यानी कि जो इनके लिए वेग है वो v/n की फॉर्म में होगा। देखिए सेक्शन डी, तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के कि अन्योन्य प्रेरण क्या है और 2 कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरक गुणांक की गणना करके अन्योन्य प्रेरण गुणांक का स्वयं प्रेरकत्व गुणांक से संबंध स्थापित कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना बनानी है इसमें। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि जब एक कुंडली में परिवर्तनशील धारा प्रवाहित होती है तो इसके समीप रखी जो दूसरी कुंडली है
उसमें प्रेरित धाराएं, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि दो कुंडलियों के बजाय परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व भी पूछ सकते हैं। तो देखिए आप इसके लिए लिख सकते हैं, सबसे पहले तो भाषा लिख सकते हैं इसकी कि दो कुंडलियां हैं और जिनमें फेरों की संख्या n1 है, उसकी लंबाई L1 है, और दोनों कुंडलियां संकुल वेष्टित हैं। ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रखा है कि संकुल वेष्टित है। तो देखिए कुंडली 1 की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होती है? n1 इक्वल टू n1/l। ये कुल फेरों की संख्या है n1, और ये इसकी लंबाई है, संपूर्ण लंबाई। ऐसे कुंडली 2 की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? n2 इक्वल टू n2/l। प्रथम कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? b1 इक्वल टू μ0 n होता है। अब प्रथम कुंडली के लिए, इसलिए इसमें धारा कितनी है? I1, फेरों की संख्या n1 और चुंबकीय क्षेत्र b1। कुंडली 1 के प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? φ' इक्वल टू b1 प्लस a। तो इसमें a की गुणा कर देते हैं, यानी μ0 n1 I1 a। दोनों कुंडलियां संकुल वेष्टित हैं, तो जो प्रत्येक कुंडली का जो संबंध है दूसरी कुंडली से संबंधित होगा, यानी कि दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स होगा वो पहली कुंडली के बराबर होगा। तो कुंडली 2 का संपूर्ण जो फ्लक्स होगा कितना होगा? φ2 इक्वल टू n2 φ2 डैश। n2 क्या है? इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, तो ये आता है इक्वेशन 1। अब अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा क्या कहती है कि ये देखिए M21 क्या है कि द्वितीय कुंडली का प्रथम के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, कि जब प्रथम कुंडली में धारा I1 प्रवाहित होती है तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यही क्या है? अन्योन्य प्रेरण। तो समीकरण 1 व 2 से हम कंपेयर करते हैं तो M21 इक्वल टू आ जाता है μ0 n1 डॉट n2 इंटू a। तो यहाँ से M इक्वल टू आ जाता है m1 इक्वल टू μ0 n1 डॉट n2 इंटू a/l। ये n1 क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब यदि दोनों कुंडलियों के बीच में μr आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता की क्रोड रखी जाए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो जो अन्योन्य प्रेरण क्या होगा? तो μ0 इंटू μr गुणा हो जाएगा इंटू n1 डॉट n2 इंटू a/l। पूछा जाता है कि अगर इनके बीच में μr आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता की क्रोड रख दिया जाए तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा μr गुणांक। नेक्स्ट देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व एवं स्वप्रेरकत्व में संबंध। तो देखिए कुंडली 1 का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? L1 इक्वल टू μ0 n1 का स्क्वायर इंटू a अपॉन में l। ऐसे ही कुंडली 2 के लिए क्या होगा? L2 μ0 n2 का स्क्वायर इंटू a/l। और दोनों का गुणनफल कर ले, इसे हम दे सकते हैं समीकरण, इसी को समीकरण 2। तो μ0 स्क्वायर n1 स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। तो L1 डॉट L2 इक्वल टू μ0 n1 डॉट n2 इंटू a/l का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है? ये जो अन्योन्य प्रेरण के m के इक्वल होता है। तो L1 डॉट L2 इक्वल टू m, और होल स्क्वायर है तो m स्क्वायर, यानी कि अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरकत्व में क्या संबंध आ गया? m इक्वल टू रूट L1 डॉट L2। अब देखिए लास्ट जो इसमें था कि हमें स्ट्रक्चर बतानी थी, किसकी? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की स्ट्रक्चर हमको बतानी थी। तो देखिए इसमें अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 4 मार्क्स का है। अनुनाद को परिभाषित कीजिए और LCR परिपथ के लिए अर्धशक्ति बिंदु एवं विशेषता गुणांक की विवेचना कीजिए। अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को बताइए। तो देखिए अनुनाद क्या होता है कि LCR श्रेणी परिपथ में वह अवस्था होती है जिसमें XL XC के बराबर होता है, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात और घातीय प्रतिघात क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये अनुनादी तीक्ष्णता वक्र है। देखिए यहाँ जो तीक्ष्णता ज्यादा है, ये जिसके अर्धशक्ति बिंदु है, और ये
अर्धशक्ति जो आवर्तियाँ हैं, तो देखिए अर्धशक्ति बिंदु P1 व P2 पर जो इसकी शक्ति है अधिकतम शक्ति का क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो हमने लिख दिया P इक्वल टू पी मैक्सिमम बाई 2। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं P इक्वल टू पी मैक्सिमम बाई 2 से। P क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P मैक्सिमम के लिए क्या होगा, आई स्क्वायर मैक्सिमम इंटू आर बाई 2। तो यहाँ से आर से आर कैंसिल होगा, तो आई इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन में रूट 2। अब देखिए हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आर। अब यहाँ जो प्रत्यावर्ती धारा वाले जो चैप्टर है उसमें हम एक रिलेशन देखते हैं कि आई इक्वल टू होता है वी अपॉन में जेड। तो वहाँ से ये रिलेशन आता है कि आई इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में रूट जो इसकी कुल प्रतिबाधा होती है जो जेड से डिनोट करते हैं हम, जेड इक्वल टू क्या होती है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इधर ये जो हमारा है ये वी आर एम एस आई मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, वी आर एस एम एस में आर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2r। अब देखिए इसका हम वर्क कर लें तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, एक्सी को 1 ओमेगा सी इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब ये आर इधर जाएगा तो केवल आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी इक्वल टू प्लस माइनस आर। इक्वेशन 1 आ जाती है, यानी कि आवर्ती ओमेगा के दो मूल ओमेगा 1 और ओमेगा 2 प्राप्त होते हैं। एग्जाम में आप शॉर्ट कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिया है। तो ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू माइनस आर, इक्वेशन 2 ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इक्वल टू प्लस आर, इक्वेशन 3। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का इनको यू जोड़ दिया और एल इसमें कॉमन, और इधर से इसको जोड़ के 1 अपॉन सी कॉमन इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, इसको हम यूज करेंगे आगे इक्वेशन 4 को। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखते हैं, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू 1 अपॉन सी इक्वल टू प्लस 2r। अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, यहाँ तो एलसीएम ले लिया मैंने, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ओमेगा 2 माइनस 1 और ओमेगा 2 माइनस 1 कॉमन ले लेते, तो एल प्लस ये इक्वेशन आ जाती है प्लस 2r। ऐसे ही जो बैंड चौड़ाई है ये निकालते हैं तो r अपॉन में l, और विशेषता गुणांक ओमेगा r अपॉन में ओमेगा 2 माइनस एल होगा। ऐसे ही ओमेगा r इंटू एल इक्वल टू एक्सएल अपॉन में r होगा। इसी तरह से जो q का मान विशेषता गुणांक क्या आता है, एक्सी अपॉन में r। तो आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करते हैं, जिसका लिंक इसके नीचे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।